नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोग के सामने एक बार फिर से एक नई क्लास लेकर आया हूं मेडिवल हिस्ट्री पर। तो आज के सेशन में हम लोग अकबर के बारे में जो सेकंड वीडियो है इसमें हम लोग अकबर की अंपायरलिज्म की पॉलिसी पर चर्चा करेंगे, जो उसके टाइम पे विद्रोह हुए हैं थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो इसने इम्पॉर्टेंस युद्ध लड़े हैं उन पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो जो नए विद्यार्थी, जो नए बच्चे, जो नए व्यूअर्स हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा इस चैनल पर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से जीएस संबंधी विषयों की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय संविधान और एंशिएंट हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, अकबर ने अपनी अंपायरलिज्म की पॉलिसी के अंतर्गत तीन तरह से अपने राज्यों को, जो उसने पूरे भारतवर्ष में राज्यों को एनेक्स कर रखा था, तो वो तीन तरह, बेसिकली 3 पॉइंट्स पर, 3 उद्देश्यों पर या 3 तरीकों पर डिपेंडेंट है। 3 तरीके कौन से थे? पहला तरीका था कि युद्ध लड़ा, उसको अपने उस पर्टिकुलर राज्य को अपने राज्य में एनेक्स कर लिया, मर्ज कर लिया। दूसरा क्या था कि युद्ध लड़ा लेकिन उस राज्य को एनेक्स नहीं किया, उसको अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली, उसको आज़ाद रहने दिया, सिर्फ उस पर टैक्स लेते रहे। थर्ड था कि बिना युद्ध लड़े ही सामने वाले राज्य को अधीनता स्वीकार करवा ली, जिसने आक्रमण कर दिया उसको अधीनता स्वीकार कर ले, उसको स्वतंत्र रहने दिया और उससे टैक्स लेते रहे। तो इस प्रकार से 3 तरह से उसने राज्यों को अपने अंडर में एनेक्स कर रखा था। अब देखिए, जो तीसरा पॉइंट है, बिना युद्ध लड़े अपने किसी राज्य को अपने अधीनता स्वीकार करवा रहा है और साथ ही साथ उनसे टैक्स ले रहे हैं। और ये कहा जाए, ये तीसरी जो नई पॉलिसी अपनाई थी, तो ये किस कारण थी? एक्चुअली इसका ही भी बेसिक, इसका जो बैकग्राउंड में इसका इफेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म पे पड़ रहा था, उसके कारण, उसके उन्हीं सब कारणों पे हम लोग आज लोग चर्चा करेंगे। खासकर जो राजपूतों के अगेंस्ट उसकी पॉलिसी रही, उस पर हम लोग बेसिकली आज चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जो राजपूतों के अगेंस्ट जो पॉलिसी रही, जो लिबरल पॉलिसी रही, वो किस कारण से उदय हुई? क्या कारण था कि अकबर ने एक राजपूत शासक की पुत्री हरखाबाई जोधाबाई से विवाह किया था? कुछ लोग जो मूवीज़ ज़्यादा देखते हैं या प्रोग्राम ज़्यादा देखते हैं वो ये कहेंगे कि थोड़ा सा प्रेम पसंद था। ऐसा कुछ नहीं था। अकबर ने बहुत ही लॉन्ग टर्म पे एक पॉलिसी सोच रखी थी, उसको इसके इम्प्लीमेंट में जो कहा श्री गणेश किया था वो इस विवाह के थ्रू हुआ था। उस पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग वो ऐसा करने पे क्यों मजबूर हो गया था, राजपूतों से रिश्ता करने के लिए क्यों मजबूर हो गया था, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो राजपूतों के विरुद्ध उसने ऐसे एक कहा जाए एक संधि वाली नीति अपना रखी थी, विवाह नीति अपनाई थी। उसका मेन कारण ये था कि उस अकबर के जो सगे संबंधी थे वो खुद विद्रोह कर रहे थे। तो एक भरोसेमंद लोगों से, भरोसेमंद राजदरबारियों को अपने राज्य में संगठन करने के लिए, एक भरोसेमंद लोगों से अपने राज्य में एनेक्स करने के लिए उसने ये पर्टिकुलर नीति अपनाई थी। सभी पॉइंट्स में हम लोग डीपली चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो देखते हैं विद्रोह। अकबर के टाइम पे विद्रोह कौन से होते हैं? बेसिकली हम 2 ही विद्रोह चर्चा करेंगे जिसने राजपूत की नीतियों को प्रभावित किया था, और दूसरा विद्रोह सलीम का विद्रोह। ठीक है, 2 ही विद्रोह चर्चा करेंगे। विद्रोह कई हुए थे, लेकिन हम लोग बेसिकली 2 विद्रोहों पर ही चर्चा करेंगे। पहला विद्रोह था अब्दुल्ला खां उज्बेक का विद्रोह। अब्दुल्ला खां उज्बेक का विद्रोह ये कब हुआ था? ये हुआ था 1564 में। ओके, ये अब्दुल्ला खां उज्बेक कौन था? अब्दुल्ला खां उज्बेक हुमायूं के टाइम पर राज दरबार में एक अच्छे पद पर बैठा हुआ था, लेकिन अकबर की केंद्रीकरण की नीति का, क्योंकि जब वो अपने राज्य में राजपूतों को इन्वॉल्व करने लगा था, सभी को ये कहा जाए एक तरह से कि अपने जो मुसलमान, जिन लोगों ने मुसलमानों ने विद्रोह कर रखा था, जो अपने इसके साथ संगठन विद्रोह कर, उनको थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था। तो इसी नीति के आधार पर अब्दुल्ला खां को जब मालवा विजय किया था, तो अब्दुल्ला खां को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। राज दरबार से हटा के उसको एक ट्रांसफर पोस्टिंग दे दी, एक दूसरी पोस्टिंग दे दी। तो अब्दुल्ला खां यहाँ मालवा में पोस्टेड था। अब्दुल्ला खां मालवा का शासक बन चुका था और यहीं पर इसने बहुत ही धन और सेना इकट्ठा कर ली, क्योंकि इसको पहले राज दरबार में एक अच्छा पद मिला था। अब एक छोटे से राज्य का शासक बन के बैठ गया था, तो इसके मन में असंतोष आ गया और सत्ता अकबर के विरोध में असंतुष्टि की, अवहेलना की भावना आ गई। इसी आधार पर इसने विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया जब मालवा में, तो अकबर ने इस विद्रोह को शांत किया।
विद्रोह का मतलब होता है अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देना और जो अकबर का अधीनता स्वीकार ना करना। तो अकबर ने विद्रोह किया और ये अब्दुल्ला खां भाग गया। अब्दुल्ला खां भाग गया और भाग कर कहाँ गया? गुजरात। और गुजरात से ये गया जौनपुर। गुजरात से गया ये जौनपुर और जौनपुर में इसने क्या किया? जौनपुर में अन्य उज्बेक सरदार थे, उनसे जाते मित्रता कर ली और एक बड़ा विद्रोह किया। जौनपुर में एक बड़ा विद्रोह किया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? जब अकबर यहाँ पे जौनपुर के लिए प्रस्थान करता है, जौनपुर के प्रस्थान करता है तो आगरा में ही इसका एक सौतीला भाई होता है। सौतीला भाई होता है मिर्जा हाकिम, ये विद्रोह कर देता है। अब दो विद्रोह अलग अलग जगह पर हो रहे हैं तो अकबर दोनों को डील नहीं कर सकता, इसलिए तो उसने क्या किया? इस उज्बेकों वाले विद्रोह से थोड़ी देर के समझौता कर लिया कि ठीक है आप अपना अलग शासन बना सकते हैं। और मिर्जा हाकिम के विरुद्ध अपनी सेना के साथ चला पड़ा और मिर्जा हाकिम को हरा कर काबुल खदेड़ दिया, काबुल भेज दिया। वो काबुल में भागकर उसने शरण ली। इधर फिर अकबर दोबारा आता है इस विद्रोह के अगेंस्ट और इसको दबाते हुए अब्दुल्ला खां को फाइनल पराजित करने के साथ साथ जो उसके सरदार थे, साथी एवं सरदारों को भी कठोर दंड दिया। कठोर दंड देकर इस विद्रोह को, उज्बेकों के विद्रोह को हमेशा के लिए इसने यहाँ पे पतन किया। यहाँ पे विद्रोहों की बात को कंसिडर करने वाला नहीं है, यहाँ पे बात करने वाला है कि जिन्होंने विद्रोह किया अब्दुल्ला खां, इसको नाम, क्योंकि ये एक विश्वसनीय व्यक्ति था राज दरबार में, एक क्रेडिबल व्यक्ति था, उसने विद्रोह किया था। और दूसरा विद्रोह किया था मिर्जा हाकिम ने, ये उसका सौतेला भाई था। क्योंकि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो अकबर के विश्वसनीय लोग थे वो विद्रोह कर रहे थे। ये एक कहा जाए अकबर के मन में एक ऐसी कॉन्सेप्शन आ रहा था कि विदेशी धरती पे हम मुगल जिनके साथ लेकर शासन करने की नींव रख रहे हैं, वही लोग विद्रोह करेंगे तो हम लोग कैसे शासन कर पाएंगे, कैसे एक लंबे समय तक शासन कर पाएंगे। तो उसके मन में एक दूसरी भावना, एक वैकल्पिक व्यवस्था का जन्म होता है राजपूतों के रेफरेंस में। उसी पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। अब देखिए पहला विद्रोह पढ़ लिया, अब दूसरा विद्रोह ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए सलीम का विद्रोह। अब ये पर्टिकुलर कोई विद्रोह नहीं है, लेकिन सलीम का एक विद्रोही कार्यकाल रहा 1599 से 1604 तक। अब सलीम कौन था? सलीम अकबर का सबसे बड़ा बेटा था, इसका नाम जहांगीर था। ठीक है, अकबर इसे शेखू बाबा भी कहाता था। ठीक है, सलीम जो सबसे बड़ा पुत्र था, इसका जन्म हुआ था 1569 में, अगस्त 1569 में। कौन? आमेर के राजा भारमेल की कछवाहा राजकुमारी जोधाबाई या हरकाबाई इसके गर्भ से। ओके, याद रखिएगा 1569 में आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई या जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। ठीक है, दूसरा पुत्र था इसका मुराद और तीसरा पुत्र था दानियाल। ठीक है, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए। अब आगे आगे चर्चा होगी तो इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी हम लोग सलीम पर कंसंट्रेट करते हैं। तो देखिए सलीम सबसे बड़ा पुत्र था। जब इसका जन्म हुआ था एक राजपूत राजा के पुत्री जोधाबाई हरकाबाई के गर्भ से हुआ था। और कहाँ हुआ था? शेख सलीम चिश्ती की आश्रम में इसका जन्म हुआ था। जब इसका जन्म हुआ था तो अकबर इतना खुश था कि उसने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पैदल यात्रा की थी। ओके, लेकिन देखिए अब बचपन से ही लाड़ प्यार से सलीम पला हुआ था और पिता की अभिलाषा उसी से जुड़ी हुई थी। तो ये सलीम ये बात जानता था कि पिता के बाद उसे ही सत्ता मिलनी है। इसी कारण वो थोड़ा सा उद्दंड भी हो चुका था और वो अब सत्ता पाने के लिए अधीर हो रहा था। और कुल मिलाकर उस अकबर का लंबा जीवन उसकी सत्ता के रास्ते में बाधा बना हुआ था। तो इसी आधार पर इसी अधीरता को जब वो सहन नहीं कर पाता है तो 1599 में विद्रोह करते हुए क्या करता है? इलाहाबाद चला जाता है। आगरा से इलाहाबाद चला जाता है। और यहाँ पर इसने क्या किया? बिहार और अवध के सूबेदारों को मिला लिया। बिहार और अवध के सूबेदारों को अपने कंट्रोल में करके अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि 1601 में इस दौरान अकबर दक्षिण के अभियान पे हैं। दक्षिण के अभियानों पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो 1601 में जब अकबर को पता चलता है तो अकबर इसको वापस आगरा बुलाता और उसको समझाता है अकबर कि मान जाओ बेटा, हम तुम्हारे पिताजी हैं,
अगर हमें गुस्सा आया तो ठीक ही कर देंगे तुमको। लेकिन अकबर से माफ़ी मांग लेता है और पुनः इलाहाबाद चला जाता है, और लेकिन अपने आप को सुधारता नहीं है, अपने आप को फिर से स्वतंत्र शासक घोषित किए रहता है। यहाँ पर भी सलीम मानता नहीं है। अब अकबर भी दुखी होता है क्योंकि अपना ही बच्चा है, कैसे कर सकते हैं। तो 1602 में अकबर क्या करता है, अब अपने सबसे योग्य और प्रिय मित्र अबुल फजल को न्योता भेजता है। क्यों भेजता है? वो एक्चुअली चाहता है कि अबुल फजल आके उसको सलाह दे कि सलीम के केस में क्या किया जाए। सलीम समझ नहीं रहा, उसको किस तरह समझाया था। इस सलीम के केस में कार्यवाही की सलाह लेने के लिए अबुल फजल को न्योता देता है। लेकिन जब ये बात सलीम को पता चलती है तो सलीम रास्ते में ही अबुल फजल को, कहा जाए, ओरछा का एक विद्रोही सरदार था, ओरछा का विद्रोही बुंदेला सरदार था वीर सिंह, इसके द्वारा अब अबुल फजल की हत्या करवा देता है रास्ते में। इससे अकबर बहुत क्रोधित होता है। और वीर सिंह के लिए डेथ वारंट इशू कर देता है, मतलब हत्या का आदेश दे देता है। लेकिन सलीम के कारण ये बच जाता है, सलीम खान ये बच गया, सलीम के संरक्षण का बच जाता है। इसके बाद 1603 में बैरम खां की पत्नी और अकबर की चचेरी बहन सलीमा बेगम सलीम को समझाने के लिए इलाहाबाद जाती हैं। और सलीम को मना के सलीम क्या कहता है, मानकर अकबर से माफ़ी मांग लेता है। अकबर भी उसको माफ़ कर देता है, चलो कोई बात नहीं, अपना ही बच्चा है। लेकिन अभी भी सलीम नहीं सुधरा। उसके बाद क्या करते हैं, ये पुनः अकबर कहता है कि मेवाड़ जाके वहाँ को अपने राज्य बनेस करो, लेकिन मेवाड़ न जा करके इलाहाबाद फिर चला जाता है। और इलाहाबाद में अब क्या करता है, अब हद कर देता है। इलाहाबाद में मद्यपान करता है, अनैतिक कृत्य करता है, मतलब पिताजी की प्रतिष्ठा पर अब कलंक लग रहा है, दाग लग रहा है। अब इसने कार्य पूरा मद्यपान किया और कई अनैतिक कार्य कर दिए, जिसे जघन्य अपराधों की श्रेणी में रखा गया। और इससे दुखी होकर क्या है, इसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। ठीक है, आत्महत्या कर ली। और ये पत्नी कौन है, ये मान सिंह की बहन है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, मान सिंह और सलीम के बीच में खटास आ गई। मान सिंह और सलीम दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए, है ना। और मान सिंह कौन है, ये राजा भारमेल का पुत्र है, जो कि अकबर के दरबार में एक एक अच्छे पद पर बैठा हुआ राज दरबारी है। अकबर इस पर बहुत विश्वास करता था। अभी हम लोग जब राजपूतों की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे मान सिंह और भगवान दास दो ऐसे कैरेक्टर रहे जो अकबर के प्रति के काफ़ी वफादार रहे। अकबर को भी इनका सम्मान बहुत करता था, क्योंकि अब राज दरबार तक अकबर की अवहेलना पहुंच चुकी थी। मान सिंह ने असंतोष व्यक्त किया था सलीम के प्रति अकबर के सामने, जिससे अकबर अब फाइनल लड़ाई के लिए तैयार हो गया। अब कह रहे अब सलीम को हमको ठीक करना पड़ेगा। और सलीम के लिए 1604 में सलीम के विरुद्ध सेना लेके चल दिया। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में भारी बारिश हुई और उसकी माता की भी तबीयत खराब हो गई। माता कौन, हमीदा बानो बेगम। और 17 वर्ष की आयु में 1604 में इसकी हो गई मृत्यु। अब अकबर शोकाकुल था ही, साथ ही साथ इसी वर्ष अकबर के जो सबसे छोटा बेटा था दानियाल, इसकी भी मृत्यु हो जाती। क्यों होती है, अकाल मृत्यु होती है बीमारी से। यहाँ पे देखिए इसका थर्ड बेटा मरता है। और ये जो मुराद है ये मद्यपान से मरता है 1599 में। ये नाम नोट करिएगा। पूछते हैं कि अकबर का पुत्र की मृत्यु कैसे हुई थी। 1599 में मद्यपान का अत्यधिक शराब पीता था। तो दानियाल की भी मृत्यु हो गई, मुराद की भी मृत्यु हो गई, माता की भी मृत्यु हो गई। इससे अकबर बहुत से शोक संतप्त हो गया। अब इस शोक संतप्त की स्थिति में सलीम खुद स्वयं वापस आता है। सलीम के वापस आने के दो कारण होते हैं, पहला तो राजनीतिक और दूसरा पारिवारिक। पहला भाई और दादी की मृत्यु पर सांत्वना देने के लिए, और दूसरी बात कहीं पिताजी इस शोक में चल बसे तो उसकी सत्ता को कौन संभालेगा, कहीं विद्रोह ना हो जाए, इसलिए सत्ता संभालने के लिए पहले ही अवेलेबल रहे। इसलिए सत्ता का दावा पेश करने के लिए वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आकर उसने पिताजी की अपनी माफ़ी मांग ली। और अब इसके बाद से 1605 से ये बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र बनकर
आज्ञाकारी पुत्र बनकर अब अकबर के साथ रहने लगा। ठीक है, यहाँ से उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है और अकबर के टाइम लास्ट टाइम तक ये आज्ञाकारी पुत्र बना रहता है। लेकिन इतिहासकार यहाँ पे इस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं और कहते हैं कि सलीम का ये जो स्वभाव में परिवर्तन था ये भी एक नीतिपरक था, ये भी एक योजित तरीके से इसने स्वभाव में परिवर्तन किया था, क्योंकि सलीम ये जानता था कि उसका जो बड़ा पुत्र खुसरो, जिसको शाहजहां भी कहते हैं, ठीक है, खुसरो, इसकी उम्र हुई थी 17 साल। जब अकबर की मृत्यु हुई थी तो इसकी उम्र 17 साल थी और जो एक योग्य और लोकप्रिय व्यक्ति बन रहा था। ठीक है, तो सलीम को डर था कि कहीं अकबर खुसरो को उसका उत्तराधिकारी ना बना दे। इस डर से उसने अपने स्वभाव में परिवर्तन लाया रखा। उसका कोई पर्टिकुलर उसका स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ था, वो इस डर से था कहीं खुसरो को उत्तराधिकारी ना नियुक्त कर दिया जाए। इस डर से वो अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र बनने का कहा जाए नाटक कर रहा था। ठीक, यहां पे हम लोगों ने दो विद्रोह देखे। देखिए, इन दो विद्रोहों का मेन मोटिव ये था कि अब ये समझाना कि अकबर अपनों ही से धोखा खा रहा था। ठीक है, फिर यहाँ सलीम के विद्रोह, सलीम ने भी उसको अपना ही होकर जिंदगी पर उसको धोखा ही दिया। ऐसा राइटर्स कहते हैं कि सलीम के इस विद्रोही स्वभाव के कारण अकबर का अंतिम समय काफ़ी दुखदायक व्यतीत हुआ, ऐसा राइटर्स लिखते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इतना पढ़ा, दो विद्रोहों पर चर्चा की। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट टाइम चलेंगे जहाँ हम लोग अकबर की अंपायरलिज्म पे पॉलिसी पे कंसंट्रेट करेंगे। क्या उद्देश्य थे उसके, किस तरह उसने अन्य राज्यों को अपने में मैनेज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मैंने जो वीडियो बनाए हैं वो इस पर्पस से बनाया कि ज़्यादा लेंथी ना हो। तो इस स्लाइड में हम लोग आज की साइड और कल का जो वीडियो होगा, उन दोनों वीडियोस को आप एक ही वीडियो में समझिए। ठीक है, सबसे पहले मैं जो विद्रोह पढ़ाऊंगा, जो राज्य अभियान, विजय अभियान बताऊंगा, जरूरी से नहीं कि सन वाइज हो, सीरियल वाइज नहीं हो सकते। कुछ बड़े होंगे तो उनको डीपली चर्चा करेंगे, कुछ छोटे होंगे तो उसको उसी स्लाइड में कवर करने की कोशिश करूंगा। आप ईयर वाइज डिटरमाइन करिएगा, उसको ईयर वाइज डिटरमाइन करते हुए आप सीरियल कब बना लीजिएगा, 1 2 3 4 उस तरह डालिएगा, उसी अकॉर्डिंग उसको पढ़िएगा। क्योंकि देखिए आज हम लोग राजपूतों पर चर्चा कर लेंगे, रणथंभौर पर चर्चा कर लेंगे और जो छोटे मोटे आएंगे, लेकिन हल्दी घाटी पर चर्चा नहीं करेंगे। हल्दी घाटी में हम लोग, क्योंकि हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था वो 2 फेजेस में लड़ा गया था। एक फेज, 2 फेज, फिर महाराणा प्रताप आते और महाराणा प्रताप के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग हल्दी घाटी में चर्चा करेंगे, इसीलिए हल्दी घाटी का ब्रेक पॉइंट आएगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरा कहने का मतलब ये सिर्फ है कि आप लोग ईयर के वाइज अपने अकॉर्डिंग सीरियल नंबर उसमें डालते रहिएगा नोट्स में। ओके, तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टार्ट करते हैं उसके आगे। अब हम लोग अकबर की साम्राज्यवादी नीतियों पर चर्चा करेंगे, किस किस उस तरह उसने विजय अभियान किया और किस किस तरह अपने अन्य राज्यों को अपने अंदर में कंट्रोल किया या एनेक्स किया, उन सब पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं उसकी साम्राज्यवादी नीति कैसी थी। क्योंकि साम्राज्यवादी नीति, ठीक है, जो एम्पायरलिज्म की पॉलिसी थी उस पर थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए, अकबर ने लगभग पूरे भारतवर्ष में अपने मुगलों के अगेंस्ट करने का पहला ऐसा मुगल था जिसने पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों को अपने अंडर में एनेक्स करने की प्रयत्न किया था और लगभग उसमें कहा जाए सक्सेस भी हुआ। इसकी अंपायरलिज्म की पॉलिसी के बारे में अबुल फजल ने लिखा है। देखिए, अबुल फजल ने कहा है कि अकबर के जो साम्राज्यवादी नीति का उद्देश्य था, ध्यान से सुनिएगा, अकबर की साम्राज्यवादी नीति का उद्देश्य था स्थानीय शासकों के निरंकुश शासन से प्रजा को मुक्त कराना एवं उन्हें सुख, शांति और सुरक्षा प्रदान करना। अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर की साम्राज्यवादी नीति का उद्देश्य था स्थानीय शासकों के निरंकुश स्थानीय शासकों के निरंकुश शासन से जनता को, प्रजा को सुख, शांति और सुरक्षा प्रदान करना। ओके, लेकिन अन्य इतिहासकार इस बात को डिनाई करते हैं क्योंकि अकबर के आरंभिक विजय अभियानों से यह बात क्लियर नहीं होती है, क्योंकि उसके जो आरंभिक विजय अभियान थे वो पूर्ण रूप से, जो उसके प्रारंभिक विजय अभियान थे वो पूर्ण रूप से राज्य विस्तार,
राज विस्तार, धन को लूटना और राज विस्तार, धन को लूटना और अपनी अभिलाषाओं को पूरी करना, इस आधार पर फोकस थे, क्योंकि इसने शुरुआती विजय अभियानों में किसी भी तरह की उदारता की पॉलिसी नहीं अपनाई थी। बस युद्ध को लड़ो और राज्य को एनेक्स कर लो, इस आधार पर था। तो ये बात किसी भी तरह से छुपाई नहीं जा सकती कि अकबर के जीवन में आरंभिक विजय अभियानों का उद्देश्य सिर्फ राज्य विस्तार और धन को लूटना था। लेकिन धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है, उसकी नीतियों में परिवर्तन आता है और उसने अपने राज्य को एनेक्स करने के लिए अधीनता की पॉलिसी भी अपनाई। क्योंकि अबुल फजल अकबर का कहा जाए संबंधी था या उसका मित्र था, तो उसके अगेंस्ट नहीं लिख सकता, लेकिन अन्य राइटर्स लिखते हैं कि आरंभिक विजयों का उद्देश्य सिर्फ राज विस्तार ही था और इसको चाहे अकबर की जितनी उदारतापूर्ण नीतियाँ स्पष्ट कर दी जाए, छिपाया नहीं जा सकता। क्योंकि अकबर ने भी ये लिखा है, अकबर ने भी कई बार ये लिखा है कि एक राजा को सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, एक राजा को सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए, अन्यथा पड़ोसी शासक उसके विरुद्ध शस्त्र उठाने की चेष्टा करेंगे। एक राजा को हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए, अन्यथा पड़ोसी शासक उसके विरुद्ध शस्त्र उठाने की चेष्टा करेंगे। एक सेंटेंस ये भी कहा है और दूसरा सेंटेंस कहा है कि सेना को सदैव युद्ध में लिप्त रहना चाहिए, युद्ध अभ्यास करते रहना चाहिए। सेना को हमेशा युद्ध में उसे इन्वॉल्व या बिजी रखना चाहिए। अभ्यास के अभाव में सैनिक प्रमादी और आलसी हो जाएंगे। ठीक है, सेना को हमेशा युद्ध में व्यस्त रखना चाहिए। अभ्यास के अभाव में सैनिक प्रमादी और आलसी हो जाएंगे। ये इन्हीं दो सेंटेंसों के आधार पर कहा गया कि अकबर का पॉलिसी सिर्फ निरंकुश शासकों से प्रजा को मुक्त करना नहीं था, राज्य विस्तार और धन लूटना भी था। ठीक है, तो अब अगर अकबर के साम्राज्यवादी नीतियों के उद्देश्यों पर चर्चा की जाए तो सिर्फ एक उद्देश्य नहीं था, उसका उद्देश्य आरंभिक अभियानों का उद्देश्य राज्य विस्तार भी था। ठीक है, चलिए अब इतना समझ में आ गया साम्राज्यवादी नीति। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, पहला अटैक पढ़ते हैं, मालवा। बैरम खां के बाद अकबर ने अपने दम पर यह पहला अभियान किया था, मालवा का अभियान। ठीक है, यहाँ का राजा था बाज बहादुर। कब किया था? 1561 में। यहाँ का राजा था बाज बहादुर। जब बाज बहादुर की थोड़ी सी हिस्ट्री देखने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं ये शुजात खां का पुत्र था, जो शेर शाह और इस्लाम शाह के दरबार में गवर्नर के पद पे था। ठीक है, बाज बहादुर थोड़ा सा संगीत प्रेमी इंसान था। ये तवारा नाम का वाद्य यंत्र भी बजाता था। क्योंकि राजा संगीत प्रेमी है तो इसके राज्य में कई तरह की संगीत गान करने वाली, कहा जाए समूह, संगठन, पार्टियां, जिसे हम लोग बोल सकते हैं, एक मंडली बोल सकते हैं, वो आया करते थे उसके राज्य में, राज दरबार में मनोरंजन किया करते थे। ठीक है, इसी मंडली में इसके एक प्रेयसी थी जो इसका प्रेम संबंध था। ठीक है, एक प्रेम संबंध चला करता था। तो उसी के प्रेम संबंध में पढ़ने का इसने अपने राज कार्यों में रुचि लेना बंद कर दी, जिससे राज व्यवस्था पूरी बिगड़ गई। ये अकबर के लिए एक गोल्डन टाइम था, क्योंकि मालवा पे विजय करने के बाद ही उसका दक्षिण और गुजरात विजय का रास्ता क्लियर होता। इसीलिए इसने मालवा पर अटैक करने की प्लानिंग बनाई और इसी प्लानिंग के आधार पर अकबर ने सबसे पहले आदम खान को भेजा। देखिएगा, आदम खान कौन था? अकबर की धाय माहम अनंगा का पुत्र था, जो एक कहा जाए नेगेटिव कैरेक्टर रहा। ठीक है, आदम खान ये जाके बाज बहादुर को हरा देता है, लेकिन बाज बहादुर भाग जाता है। ठीक है, अब आदम खान को यहाँ से बहुत सारा धन मिलता है। ये धन उसने अकबर को दिया नहीं, खुद ही रख लिया।
इससे अकबर नाराज होता है और सारा धन वापस लेकर आदम खान को पद से हटा दे, मालवा के सूबेदारी पद से हटा देता है और यहाँ पर अब अपनी पीर मोहम्मद को अपॉइंट करता है। पीर मोहम्मद एक अयोग्य शासक साबित होता है और इसी के टाइम पे जो बाज बहादुर था दक्षिण के शासकों की मदद से पुनः गद्दी पर आ जाता है, पुनः गद्दी पर बाज बहादुर आ गया। अब अकबर ने क्या किया कि अब अकबर ने फाइनल लड़ाई के लिए, आदम खान आ गया, पीर मोहम्मद का। अब अकबर ने क्या किया, अकबर ने किसको भेजा इसके बाद, अब्दुल्ला खान जिसका अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अब्दुल्ला खान उज्बेक, इसको भेजा और इसने फाइनल लड़ाई करके बाज बहादुर को हरा दिया। और लेकिन बाज बहादुर को हरा तो दिया है ना, लेकिन बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर की अधीनता स्वीकार करने के साथ इसको मनसबदार का पद दिया, बाज बहादुर को मनसबदार का पद दिया और अब्दुल खान उज्बेक को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। मालवा, यही मालवा सूबेदार है, यही 1961 की बात चल रही है। इसी ने 1964 में विद्रोह किया है ना, अभी हम लोगों ने चर्चा की थी 1964, ये 1561 में इसको गद्दी मिल गई और 1564 में यही विद्रोह करता है मालवा में, ठीक है। अब उससे कनेक्ट कर लीजिएगा अब्दुल्ला खान उज्बेक और बाज बहादुर को मनसबदार का पद मिलता है। मनसबदार अभी हम लोग अकबर की पॉलिसीज में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर पढ़ेंगे मनसबदार के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको ये समझ लीजिए एक रैंक, एक अच्छी रैंक का पद दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने मालवा के विद्रोह के बारे में, मालवा अभियान के बारे में पढ़ा। 1561 बाज बहादुर था जो शुजात खां का बेटा था, शेरशाह के दरबार में गवर्नर था। तब 12 वादियान बताया था, एक प्रेयसी के चक्कर में उसने राज व्यवस्था पे इंटरेस्ट नहीं लिया और पहले आदम खान को भेजा, फिर पीर मोहम्मद को और देन अब्दुल्ला खान ने बाज बहादुर को फाइनल डिफीट दी। अब इसी दौरान 1961 में भी देखिए, 1961 ही की बात है, ये 1561, बार बार 1961 बोल दे रहा हूँ, 1561 की बात है। इसी दौरान, इसी साल भी अकबर ने भेजा था आदम खान नहीं था, आसफ खान था, ठीक है। आदम खान तो अलग थे, आसफ खान, इसको भेजा था चुनार के किले को जीतना, जो बिहार में था, शेरशाह वाला, ठीक है, चुनार का किला जीतने के लिए, और ये जीता भी। और इसी के चुनार के किले जीतने के साथ ही अकबर का बिहार विजय का भी रास्ता क्लियर हुआ, जिससे बदौरा अकबर ने अफगानों का पूरी तरह से पतन किया, ठीक है। यहाँ से इतना। अब इसके बाद जो दूसरा अभियान आता है वो आता है गढ़कंडा, ठीक है, थोड़ा मैं गलत लिख रहा हूँ, गढ़कंडा, ठीक, या गोंडवाना भी लिख सकते हैं, गोंडवाना इसका। ये कब है, ये है 1964, देख 1561, मैं बार बार 1961 बोल दे रहा हूँ, 1564। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, गढ़कंडा या गोड़काना, जो गोड़काना की स्थापना ये एरिया का था, ये नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश के आसपास का एरिया था, मध्य प्रदेश का उत्तरी एरिया था, नर्मदा नदी घाटी के आसपास का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर अकबर ने क्या किया, इसका देखिए, इसको तो देखिए यहाँ पर उसने अधीनता स्वीकार की थी, एक पर्पस था, इसको तो फिलहाल फ्री फंड में ही अटैक करते, कोई उद्देश्य नहीं था इसका, सिर्फ इस विजय अभियान का प्योर उद्देश्य सिर्फ राज्य का विस्तार करना था। इस राज्य की स्थापना कैसे की थी, अमनदास गूंड ने, अमनदास गूंड ने इसकी स्थापना की थी, जिसको हम लोग संग्राम शाह भी कहा, कहीं कहीं बताया गया है संग्राम शाह, क्योंकि 1564 में इसकी विधवा, क्या नाम था उसका, दुर्गावती का शासन था, दुर्गावती मतलब कुल मिला के सब्स्टिट्यूट के रोल में प्ले करती थी और इसका एक अल्पायु पुत्र का नाम था वीर सिंह, वो गद्दी पर बैठा हुआ था। ये दुर्गावती का जब बहुत ही वीर महिला थी, इसी के संरक्षण में का लगभग 1000 हाथी, 20,000 घोड़े और एक बड़ी इसके पास सेना इसने अरेंज कर रखी थी, और इन्हीं सेना के दम पर इसने बाज बहादुर और अफगानों से अपने राज्य की रक्षा भी की थी कई युद्धों में। तो एक वीरांगना के रूप में इसका परिचय दिया जाता है। अकबर इसके विरुद्ध आदम खान को भेजता है, और यहाँ पर जस्ट आदम खान ने आसफ खान को भेजता है,
आसफ खान को भेजता है और ये दुर्गावती 2 दिन तक वीरतापूर्वक लड़ती है, लेकिन जब देखती है कि अब हमारी हार निश्चित है तो सुसाइड कर लेती है, सुसाइड करके। और इसके बाद यहाँ पर इसका इसका प्योर उद्देश्य था राज का विस्तार, लेकिन अंत में अकबर इसकी वीरता से इतना प्रभावित होता है कि इस राज्य को अपने राज्य में अनेक्स नहीं करता है और इसको चंद्र शाह इसी के राजवंश का था शासक, उसको हाथ में गद्दी देकर इसको स्वतंत्र घोषित कर देता है। फिर अधीनता स्वीकार हो गई हमारी, अब आपको अपना स्वतंत्र शासक घोषित करिए, हमको बस पर्टिकुलर कर देते रहिए, ठीक। अब गढ़ गोंडवाना हो गया। अब देखिए इसके बाद विजय होती है मेवाड़ की, अभियान होता है मेवाड़, लेकिन मेवाड़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा रणथंभौर पर चर्चा करें। देखिए मेवाड़ की राजधानी है चित्तौड़, ठीक है, मेवाड़ की राजधानी है चित्तौड़। याद रखिए कहीं कहीं मेवाड़ विजय भी लिखा रहता है, कहीं कहीं चित्तौड़ विजय भी लिखा रहता है, तो मेवाड़ की राजधानी है चित्तौड़, या इसके बाद चित्तौड़ आता है, लेकिन उसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था सीरियल वाइज डालते रहिएगा। अब यहाँ पे अब जो थर्ड विजय हम देखते हैं रणथंभौर, ये राजपूत शासक, रणथंभौर राजपूत विजय, ये टाइम पीरियड है February 1569। अब अकबर ने रणथंभौर के राजा, क्योंकि अब चित्तौड़ विजय हो चुकी थी, इससे मुगल बहुत राजा इंक्रेज्ड थे। इस ही आशा में उन्होंने यहाँ पर रणथंभौर पे राजा पर सुरजन राय शासक था, उस पर किले को घेर लिया। तो ये भी कम नहीं था, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि रणथंभौर था, ये राज्य मेवाड़ के सबऑर्डिनेट में है, मतलब मेवाड़ के अधीनस्थ में है। मेवाड़ मेन है, उसके सब्स्टिट्यूट में सुरजन राय का ये रणथंभौर है। तो सुरजन राय वीरतापूर्वक लड़ता है, और जब मुगल्स ये टेंडेंसी बनाए होते हैं कि हमने जब मेवाड़ को हरा दिया तो ये रणथंभौर क्या है, इसको भी हम लोग हरा देंगे, और दोनों के बीच में एक भीषण युद्ध होता है। लेकिन सुरजन राय हार नहीं मानता, एक राजपूत शासक होता है तो हार तो इतनी आसानी से माने गए नहीं। एट लास्ट भगवान दास जो एक राजपूत होते हैं, भगवान दास और मान सिंह के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग राजपूत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भगवान दास और मान सिंह, ये दोनों कहा जाए दोनों जाते हैं सुरजन राय के पास, और अकबर भी एक छद्म वेश मतलब वेश बदल कर जाता है। अकबर भी वेश बदल के जाता है सुरजन राय के कैंप में, और वहां जाकर राजपूत जो सुरजन राय होते हैं वो अकबर को पहचान जाते हैं। देन अकबर सबके सामने पूरा भेद आकर संधि का प्रस्ताव रखता है, और संधि हो जाती है, युद्ध खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इतिहासकार 2 मत देते हैं। पहला मत तो ये है, अकबर ने खुद ही संधि का प्रस्ताव रखा था और दोनों की संधि हो गई थी, लेकिन वुलजले हेग व बदायूनी इस बात को डिनाई करते हैं। उनका कहना था कि सुरजन राय ये जानता था कि जैसे मेवाड़ जैसा चित्तौड़ का सुदृढ़ किला जब मुगलों के आगे नहीं टिक पाया, तो ये रणथंभौर का किला कितनी देर तक टिक पाएगा। इसी आधार पे उसने अपने 2 पुत्र भोज और दंड को भेजा था अकबर के सामने अधीनता स्वीकार करने के लिए, ठीक ऐसा बात। लेकिन जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग ये माना जा सकता है कि ये मत ज़्यादा सही है। अकबर क्यों जाएगा उनके पास संधि का प्रस्ताव लेके? सुरजन राय संधि का प्रस्ताव लेके गए थे और उनसे संधि कर ली थी। इस तरह रणथंभौर भी कहा जाए कि स्वतंत्र तो रहा, लेकिन उसने अपने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने छोटे छोटे ही सही, लेकिन मालवा अभियान देखा, एक अच्छा कनेक्शन मिलता है यहाँ से शुरुआत के तौर पे। फिर गोंडवाना का देखा, देन लास्ट वन रणथंभौर का देखा। इन पे हम लोगों ने चर्चा की, ब्रीफली थोड़ा सा देखने की कोशिश की अब किस तरह पढ़ रहा था। अब आज की हम लोग लास्ट स्लाइड में चलते हैं, जहाँ हम लोग अकबर के राजपूतों के अगेंस्ट, ठीक है, राजपूत मेवाड़ देखिए, मैंने मेवाड़ थोड़ा सा ब्रेक किया है। मेवाड़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। एक लंबा पोर्शन है, 2 फेज में युद्ध लड़ा जाता है, और साथ ही साथ हम लोग महाराणा प्रताप की भी थोड़ी सी बायोग्राफी कवर करनी होगी, तो मेवाड़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। याद का हम लोग राजपूतों के बारे में चर्चा करें, राजपूतों के अगेंस्ट अकबर की क्या पॉलिसी रही, ठीक है।
तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग राजपूतों के विषय में अकबर की जो नीति रही उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसके पहले जो बच्चों ने एक मूवी आई थी योद्धा अकबर करके, उसको थोड़ा सा आप देख लें तो आपको थोड़ा से कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा। लेकिन हाँ, उस प्रेम प्रसंग को ना देखिएगा, आप सिर्फ कैरेक्टर्स को देखिएगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब देखिए राजपूतों के विषय में क्या नीति अपनाई थी। राजपूतों में एक राजा थे, राजा भारमल। ठीक है, जो कछवाहा राजपूत थे। राजा भारमल थे जो कछवाहा राजपूत थे। कछवाहा राजपूत थे। ठीक, इनका राज था आमेर, जो आज के डेट में आप उसको जयपुर कह सकते हैं। आप उसको जयपुर कह सकते हैं। इनका भतीजा था सूजामल। इनका भतीजा था सूजामल, जो मेवात के सूबेदार कहा जाए सैफुद्दीन की सहायता से राजा भारमल को सत्ता से निष्कासित करने की कोशिश करता है। इसीलिए राजा भारमल जाते हैं अकबर के पास। ठीक, ये जनवरी 1562 की बात। ठीक, सांगनेर में प्रस्ताव रखते हैं। याद रखिएगा ये जगह पूछी गई है कहाँ पर, सांगनेर में राजा भारमल अकबर के सामने अधीनता स्वीकार करते हैं, मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अपनी पुत्री हरखाबाई या जोधाबाई का विवाह प्रस्ताव भी रखते हैं। ठीक, और फरवरी 1562 में दोनों का विवाह होता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आमेर पर कहते हैं मुगलों का अधीनता स्वीकार हो गई है, इससे सुरक्षा मिल गई है सूजामल के अगेंस्ट। ठीक है, अब ये जो विवाह था, इतिहास का इसके बारे में बताते हैं, ये अभी तक का हिंदू मुस्लिमों का एक अनोखा विवाह कहा गया, क्योंकि एक ऐसा विवाह था जो स्वेच्छा से किया गया था, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी। ठीक है, लेकिन इसके एक राजनीतिक परिणाम थे। ये विवाह एक राजनीतिक योजना या राजनीतिक दृष्टिकोण का परिणाम था विवाह। क्योंकि देखिए ये जो हरखाबाई थी, इन्हीं की इसने भविष्य में जहांगीर को जन्म दिया था, है ना, और इसने अकबर की नीतियों को काफ़ी प्रभावित किया था। ठीक, यहाँ से इतना स्क्वायर आपने मूवी में देखा होगा, आप जिन्होंने मूवी देखी होगी उसमें देखा होगा इतनी चीज। ठीक है, अब देखते हैं जो दृष्टिकोण था, अचानक एक मुगल एक राजपूत कन्या से विवाह कैसे कर लिया उसने। एक राजपूत कन्या से विवाह कैसे कर लिया, क्यों कर लिया। देखिए, सबसे पहले तो एक बात एक्सेप्ट करिए कि अकबर जो मुगल कन्या से विवाह किया था ये कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, और ना ही एक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, और ना ही अकबर राजपूतों की वीरता, साहस, पराक्रम से इतना प्रभावित था कि इनके सम्मानवश उनसे विवाह कर लिया। ऐसा कोई कारण नहीं था। इसका मेन कारण था अकबर अपने ही घर में विद्रोहियों से परेशान हो चुका था, और यह बात समझ रहा था कि विदेशी धरती पर हम लोग जिनके सहायता से शासन करने की योजना बना रहे हैं वही लोग विद्रोह कर रहे हैं। जैसे शाह अबुल माली, ये कौन था, हुमायूं का थोड़ा सा वफादार था, और ये भी सत्ता का दावेदार था, अकबर के राज्याभिषेक में नहीं पहुंचा था। बैरम खान, जो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को अपरिहार समझने लगा था शासन के लिए। फिर महामनंगा, जिसने स्वार्थपरता की नीतियों से अकबर के विरोध में कई निर्णय दिए। ठीक है, फिर आदम खान, जो सत्ता की अवहेलना कर रहा था, महामंगा पुत्र आदम खान था। ये देखो ये अच्छे कैरेक्टर्स आ रहे थे। और फिर मिर्ज़ा हाकिम अकबर का सौतेला भाई, इसने विद्रोह किया था। अब्दुल खान उज़्बेक, जो एक हुमायूं का वफादार और अकबर का विश्वसनीय साथी था, इसने भी विद्रोह किया था। तो ये सब जो विद्रोह हो रहे थे, इससे अकबर एक चीज़ समझ रहा था कि जिनकी सहायता से हम लोग
मुगल सत्ता को हिंदुस्तान में सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं, वही विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है, इनके विद्रोह को रोकने के लिए जरूरत है इनके कॉम्पिटिटर को लाने की, क्योंकि ये अपने आप को सत्ता में अपरिहार्य समझने लगे कि हमारे बिना तो सत्ता चलेगी ही नहीं, हमारे बिना तो चलेगा नहीं। तो अब जरूरत है राज दरबार में विभिन्न राजवंशों के संगठन को इन्वॉल्व करने की, इनके कॉम्पिटिटर लाने की। इसी आधार पर उसने राजपूतों का चयन किया, और राजपूतों का चयन कैसे किया उसके भी 3 कारण थे। देखिए 3 कारण थे। पहला कारण क्या था, एक बड़ा क्षेत्र था, राजपूत के अंदर में एक बहुत बड़ा भूभाग था। ठीक, दूसरी बात, पराक्रमी थे, वीर थे, इतनी आसानी से हार नहीं मानते थे। और तीसरा और मेन कारण, विश्वसनीय थे, अपनी जबान के पक्के थे, जो बात बोल देती थी वो बात होती थी। और इनसे भी सबसे बड़ी बात, स्वामी भक्त होते थे, जिसके अधीन रहेंगे उसकी स्वामी भक्त रहेगी। और ये तीनों गुणों में सबसे इंपॉर्टेंट गुण इन सब में किसी में नहीं था, किसी में नहीं था। ठीक है, तो अकबर ने इनका राजपूतों से संधि करने का निर्णय ले लिया कि अब हम इनको इन्वॉल्व करेंगे, इनके सामने राजपूतों को इनके सामने रखेंगे। अब देखिए कोई प्रेम प्रसंग वाला सीन नहीं था। अकबर अपने राज्य को स्थायी करने के लिए, एक लॉन्ग टर्म पीरियड को बनाने के लिए कह रहे हैं, यदि इन विद्रोहियों के सहारे हम शासन करेंगे तो हमारे पिता, हमारे ग्रैंडफादर के सारे कुछ ही सालों में हमारा भी शासन खत्म हो जाएगा। तो हमको एक लॉन्ग टर्म पर चलना है, तो इन सब के विद्रोहियों के कंपटीशन में हम इनको रखेंगे और राजदरबार में इनको जगह देंगे। और इसी आधार पर, इसी योजना के आधार पे उसने जोधाबाई से विवाह किया था। जोधाबाई से विवाह किया, ठीक, विवाह किया। और विवाह के साथ साथ देखिए भगवान दास, जो अब भारमेल के ही संबंधी थे, भगवान दास और मान सिंह, इन दोनों को राज दरबार में एक अच्छे पद पे नियुक्त किया, एक अच्छे पद पे नियुक्त किया। और 1 वर्ष के अंतराल में ही अकबर को यह आभास हो गया कि भगवान दास रामचंद्र जैसे राजपूत हम मुसलमान राज दरबारियों से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी है, वीर हैं, और सबसे वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इज विश्वसनीय, क्रेडिबल है, स्वामी भक्त है। ये अपने स्वामी के अगेंस्ट कभी विद्रोह नहीं करते हैं, जबकि ये इनके जो स्वयं के कर्मचारी थे, जो स्वयं के राजदरबारी थे, विद्रोह कर रहे थे, जबकि राजपूत विद्रोह नहीं करते, स्वामी भक्त थे। अब अकबर ने एक और नीति अपनाई। पहली तो अब उसके जो स्टाफ आ रहा है वो क्रेडिबल है, ठीक। दूसरी बात, अब इनकी तलवार को भी यूज करना शुरू कर दिया। वीर तो हैं, तो जो विद्रोह हो रहे थे, जो विजय अभियान चल रहे थे, उसमें वो लोग इनको भेजता था, राजपूतों को भेजता था। जैसे आप मेवाड़ की लड़ाई देखेंगे अभी हम लोग, ठीक, हल्दी घाटी की लड़ाई देखेंगे, आगे जाकर कई अभियान देखेंगे, उसमें मान सिंह और भगवान दास ही लीड रोल प्ले करेंगे। जैसे अभी हम लोग गोंडवाना विजय भी हम लोगों ने देखा, उसमें देखिए मान सिंह और भगवान दास ने ही मेन रोल प्ले किया। तो अकबर ने कहा कि इनकी तलवार को भी यूज़ करते हैं और इनको अपने हमारा राजवंश भी स्थायी हो जाएगा। इस आधार पर उसने 3 सिद्धांत बना रखे थे। पहला सिद्धांत था स्वार्थ, मेरा राज ही आगे आएगा। दूसरा सिद्धांत था कि आप पराक्रम को स्वीकार कर लीजिए, पराक्रम को स्वीकार करिए, राजपूत वीर हैं, इस बात को स्वीकार करिए। इसी आधार पर तो उसने उनसे संधि कर रही थी। और तीसरी बात, न्याय प्रियता, न्याय करेंगे, राजपूत न्यायपरता, ठीक है, अन्याय करेंगे तभी राजपूत आपका साथ देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, ठीक। 1 साल के अंदर ही अकबर इस बात से बिल्कुल एज्योर हो गया कि राजपूत हमारे मुसलमान कर्मचारियों राजदरबारियों से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं राजनीति के उत्थान में, ठीक, राजनीति के उत्थान में। अब देखिए इसके परिणाम क्या हुआ। इसके मेजर परिणाम सामने आ रहे थे। पहला परिणाम, अकबर इस बात को रियलाइज कर चुका था कि राजपूतों को यदि आप प्रॉपर सम्मान देंगे, उनको प्रॉपर सम्मान दीजिए और उनकी स्वतंत्रता दे दीजिए, तो वे आपको से कभी भी युद्ध की स्थिति नहीं आने देंगे और आपकी अधीनता भी स्वीकार कर लेंगे। मतलब उनको स्वतंत्रता दे दो, ठीक, उनके कार्यों में बाधा ना पहुंचाओ और उन्हें प्रॉपर सम्मान दे दो।
सम्मान दे दो, और इस आधार पे वो अधीनता स्वीकार कर लेंगे। उसने यही पॉलिसी अपनाई और मैक्सिमम राजपूत राज तो धीरे धीरे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने लगे। थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया था अकबर की तीसरी पॉलिसी थी लोगों अपने अंपायरिज्म की कि प्रेम से संधि करके अपनी अधीनता स्वीकार कर लेना, वो ये था। उसने राजपूतों को प्रॉपर सम्मान दिया, उनको स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुंचाई, और इसीलिए कई राजपूत राज्य जो थे वो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से मुगलों की अधीनता में स्वीकार कर ली। सिर्फ मुगल मेवाड़ छोड़कर सभी लगभग सभी राजपूत राज्य अपनी स्वाधीनता स्वीकार कर लिया, अपने उनकी मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। अब दूसरा पॉइंट क्या हुआ, अकबर ने कभी भी धार्मिक कट्टरता नहीं दिखाई। धार्मिक कट्टरता दिखाते तो ये जो प्लानिंग जो इतने सालों से ये प्लानिंग चलती आ रही ये पूरी टूट जाती। तो धार्मिक कट्टरता से मुक्त हो गया, ना तो उसने कभी किसी पे धर्म की बाध्यता अपनाई, ना तो मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने की नीति अपनाई। उसने सभी धर्मों को प्रॉपर सम्मान दिया। ये हम बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम लोग अकबर के धार्मिक नीति पर चर्चा करेंगे। सभी धर्मों को क्या क्या उसने विशेष योगदान दिया था, सब पॉइंट पर चर्चा करेंगे। अभी तो बस इतना समझिए कि अकबर धार्मिक कट्टरता से पूरी तरह मुक्त था। उसने किसी भी तरह के मंदिर या मूर्तियों को तोड़ने की नीति कतई नहीं अपनाई थी, पूरी तरह सौहार्द की नीतियां अपनाई थी। इसीलिए राजपूतों में उसका विशेष स्थान हो गया था। राजपूत, क्योंकि यदि किसी तरह की कोई भी कट्टरता अपनाता तो राजपूत अगेंस्ट आ जाते और जिनके दम पे वो अपने राज को बढ़ा रहा था। अब देखिए धार्मिक कट्टरता से मुक्त हो गया, इसके कारण क्या हुआ, एक कहा जाए सामंजस्य का एक माहौल बनने लगा उसने। और इससे क्या हुआ कि जो राजपूत या बोलिए हिंदू, ठीक, अभी तक 350 सालों के शासन में जो विदेशी सत्ता से लड़ रहे थे, जो ध्यान सुनिएगा, राजपूत या हिंदू भी बोल रहे हैं, जो हिंदू इसीलिए तो लड़ रहे थे कि उनको जबरदस्ती अन्य धर्म उन पर थोपा जा रहा था। तो अब अकबर ने इस नीति को त्याग दिया कि धार्मिक कट्टरता की नीति को त्याग दिया, पूरे कहा जाए सौहार्द की लिबरल पॉलिसी अपनाई। इसके कारण जो राजपूत या फिर बोलते हिंदू जो 350 सालों तक विदेशी सत्ता के विरोध में लड़ रहे थे, 350 वर्षों तक विदेशी सत्ता के विरोध में लड़ रहे थे, अब क्या विरोध कर रहे थे, अब उन्हीं के फेवर में, उन्हीं के समर्थन में लड़ रहे हैं। जैसे मेवाड़ की लड़ाई आप हल्दी घाटी की लड़ाई देखेंगे, राजपूत आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, तो समर्थन में लड़ रहे थे। और दूसरी बात मुगलों का जो राज्य के अंपायरिज्म की जो पॉलिसी थी उसका साधन बन गए थे, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको आप लोग कहा जाए क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है, कहीं ना कहीं इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी राजपूतों के फेवर में क्रिटिसाइज किया जा सकता है, क्योंकि अकबर ने तो बहुत अच्छी चाल चल दी थी। तो अब आपको कहीं ना कहीं उस जो मूवी देखा होगा उसके बैकग्राउंड में बात समझ में आई होगी। मूवी में कभी देखिए मैंने बताया था कि अब कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात आप इस गौर करिए कि आपको जो चीज़ें दिख रही होती हैं ना, वो सिर्फ वही चीज़ें दिख रही होती हैं जो आप देखना चाहते हैं। जो वास्तविकता होती है वो कभी दिख नहीं पाती। उस मूवी में हेमू को बहुत ही तुच्छ वे में दिखाया गया, जबकि हेमचंद्र एक ऐसा शासक रहा जिसने मुगलों की जड़ें हिला दी थी, जिसने दिल्ली में 350 सालों पुरानी सत्ता में पुनः लगभग हिंदू सत्ता को स्थापित ही कर दिया था, ठीक है। यहां तक हुमायूं के बाद भी मुगल हेमू से ही एक कहा जाए भयभीत रह रहे थे। उसमें उस मूवी में हेमू को कुछ खास तवज्जो नहीं दी गई। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मूवीज़ आप देखिए, लेकिन उसको आप वास्तविकता से कंपैरिजन मत करिए। वास्तविकता ये थी कि अकबर कोई प्रेम प्रसंग नहीं चला था, एक सोची समझी नीति के तहत, एक विचारणीय तथ्य के तहत वो पूरा उसने विवाह किया था
और राजपूतों को देखिए, राजपूतों के अगेंस्ट ही खड़ा कर दिया था और कहीं कहीं वो अपने विजय अभियानों में राजपूतों को ही आगे कर रहा था, है ना। यदि कोई विद्रोह होता था तो राजपूतों को ही बेचता था और यदि कोई विजय अभियान होता तो राजपूतों को ही बेचता था। कुल मिला के उसने राजपूतों के ही अगेंस्ट खड़ा किया था। इस बात की जब साक्ष्य मिलेंगे आपको मेवाड़ महाराणा प्रताप, वीर महाराणा प्रताप। आप वीर इसलिए जोड़िए क्योंकि जो इनकी, हम लोग वीर महाप्रताप के बारे में मेडवल हिस्ट्री में कुछ खास नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनके बारे में पढ़ें आपको यकीन होगा कि 110 किलो का कोई योद्धा जिसकी लंबाई लगभग 7 फीट की है, एक वीर योद्धा जिसने सबके दांत खट्टे कर दिए, वो अपनों ही से हार गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्यों महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में हार जाते हैं। एक छोटी सी सेना लेकर लगभग हल्दी घाटी के मैदान जीत लेते हैं, लेकिन लास्ट में हार जाते हैं। उन सब पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये स्लाइड हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ राजपूतों के बेस पे थी। ठीक, राजपूतों का अगेंस्ट अकबर की पॉलिसी क्या रही, किस तरह उसने एक सोची समझी नीति के तहत राजपूतों को अपने फेवर में लिया, अपने राज संगठन में लिया, उनको विशेष पद दिए, उनको प्रॉपर सम्मान दिया और सब लगभग सभी राजपूत राज्यों को अपने में एनेक्स कर लिया, अधीनता स्वीकार कर लिया और फिर जो अपने विजय अभियान के उसमें राजपूतों को आगे करके अपने विजय अभियान को सक्सेस किया। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे गुजरात विजय, दक्षिण विजय और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट हल्दी घाटी का युद्ध, मेवाड़ का, जो 2 फेजेस में होता है। पहले उदय सिंह आते हैं, देन महाराणा प्रताप आते हैं, तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं अवश्य राय अपनी अवश्य दिया करिए, तो मुझे इंकरेजमेंट मिलता है, उम्मीद होती है कि बच्चे उसको सीख रहे हैं मेरे वीडियो से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।